अतीक अहमद का मुंह खुलने से लोग डरे हुए थे, वही लोगों ने हत्या कराई है। वो कराई होगी, अब जो हुआ हो लगता तो यही है। किसकी मंशा लगती है? इसमें अब मंशा जिसका फंसने का डर था वही लोगों ने करवाया है। अच्छा। उसके बयान से, अतीक अहमद के बयान से जो आदमी फंसने वाले थे उन्हीं लोगों ने करवाई है हत्या। ये स्टेट के लॉ फेल्योर है। हाँ, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का ये फेल्योर है कि एक पुलिस कस्टडी में जब सुप्रीम कोर्ट में आप दे चुके हैं कि उसको हम सेफ रखेंगे, उसके बावजूद जब रिमांड पर आप लिए हैं और इस तरह से कैजुअल अप्रोच जब साबरमती से और यहाँ तक ला रहे हो, पूरी फोर्स रख रहे हो, आप खुद आशंका व्यक्त कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर आके कि आप प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कि इस पे झांसी में इस तरह की संभावना है कि असद छुड़ा लेगा, ये कर लेगा। उसके बावजूद एक स्टाफ 8-10 लोगों का स्टाफ जा रहा है, उसको मेडिकल कराने जा रहा है। इतना कैजुअल अप्रोच इस तरह के साथ जहाँ की आपका रिमांड खत्म हो रहा है, मंडे को कोर्ट में देना है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम का फेल्योरिटी है। वो कौन था, क्या था अपराधी, वो अलग बात है, लेकिन एक पुलिस कस्टडी में उसकी इस तरह से कैजुअलिटी होना, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम की फेल्योरिटी है। अच्छा। बाल हत्याकांड का ये रिमेक्स हो गया, वो लाइव टेलीकास्ट उसमें भी हुआ, इसमें भी लाइव टेलीकास्ट हुआ। अच्छा। ये रिमेक्स हो गया। ये साजिश जो हत्याकांड होता है, क्या लगता है वो साजिश थी और अशरफ की? नहीं, कोई साजिश, कोई कमेंट नहीं। ये साजिश नहीं कहा जा सकता है कि वो अपराधी था। ये 50 तरह के अपने अपराधी भी पैदा किया था। ये गैंगवार भी हो सकता है, कंस्पिरेसी भी हो सकती है। ये तो कमीशन की रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, वो तो ये इसी से पता चला कि कोई कंस्पिरेसी थी। उसी से पता चलता है कि कोई षड्यंत्र था। वो जय श्री राम के नारे वगैरह उसी से इंगित करता है कि कोई कंस्पिरेसी थी, इसके लोग थे कि कौन थे, ये सब चीजें थी। उसमें कोई स्टेट की हमारे व्यू से यही है कि स्टेट को रिस्पांसिबल होना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट में वो ऑलरेडी वो आशंका व्यक्त कर चुका था कि हमारा वहाँ जान पे खतरा है और आप पुलिस कस्टडी में उसको आप दिन भर इधर उधर ले जा रहे हो, तो 8 लोगों का ही केवल स्टाफ आप उसको मेडिकल चेकअप के लिए इतना कैजुअल अप्रोच से ले गया। प्रेस वाले उसके इतने नजदीक उसको लगातार लगे रहे। तो आप प्रेस की दूरी मेंटेन रखनी चाहिए थी। जब आपको रिस्पांसिबल है कि आप कोर्ट के प्रति जवाब दें कि उसको हमको सुरक्षित कोर्ट में पेश करना है, तो ये सिस्टम की समाजवादी पार्टी पोषित माफिया था, 2006 में नौटंकी किया था, उसमें एफआईआर नहीं लिखी गई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी आती तो एफआईआर लिखी जाती है। तो वो एक खास पार्टी का माफिया था। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर पा रहा था कोई। आज सरकार जा चुकी है और जो भी सरकार ने किया वो गलत है। इससे अच्छा होगा कि आप प्रधानमंत्री पर बोले ना, बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त की सरकार बनती है, देशभक्त की सरकार बनती है। उन्होंने राज्यपाल जी से कहा कि हमारी गलती थी जिसकी वजह से जवान शहीद हुए और उसके चुप रहने के लिए कहा। इस पर आप प्रश्न पूछे? फंस जाएंगे, इसी फंसने के डर से उन लोगों ने ये सब प्रोजेक्ट किया है। अच्छा। अब ये भी जो आदमी मरवाए हैं वो एक समाज को बदनाम करने के लिए जय श्री राम का नारा भी लगवा दिए होंगे। इंस्ट्रक्शन होगा कि मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगा देना। हाँ, वो तो नीत अच्छी है, नीत अच्छी है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और जो अतीक के साथ हुआ वो कैसे देखते हैं? सही के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है, अतीक के साथ नहीं हुआ है। अब अतीक के साथ हुआ है, जो कुछ भी हुआ, हाँ कस्टडी में जो मारा गया है, ये बात दुखद है थोड़ा सा कानून के हिसाब से। मतलब कस्टडी में अगर भाई बिल्कुल अगर कस्टडी मारा जा रहा है कोई आदमी तो उल्लंघन तो है ही है। अब बाकी तो जांच पड़ताल से चलेगा जो कुछ होगा। शूटर थे, कोई भी मर जाता उनको कोई फर्क नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहाँ बहुत से लोग थे, वो फायर खोलने की स्थिति में पुलिस उस समय नहीं थी, इसलिए उसने फायर नहीं खोला। फायर खोलने से ज्यादा आवश्यक था कि उनको पकड़ना। पुलिस उनको पकड़ लिया है। ये शूटर थे, शूटर किसी का नहीं होता है, अपराधी किसी का नहीं होता है। ये वो बोला है तो सरकार को निश्चित तौर से सरकार को टारगेट करने के उद्देश्य से बोला है। और बाकी ये मैं नहीं मानता हूँ कि वो सरकार से प्रेरित थे, ये मैं नहीं मानता हूँ। आज हम अतीक के एनकाउंटर की, अतीक के हत्या की न्यायिक समीक्षा करने के लिए प्रयागराज कचहरी परिसर में आप पहुँचे हैं। आखिरकार वकील क्या सोचते हैं? जो अतीक का जो आतंक प्रयागराज में था, जो अतीक के साथ हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, लोग लगातार कह रहे हैं इस वक्तव्य को, तो क्या जो अतीक के साथ हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? इस पर वकीलों की क्या राय है? इसीलिए आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है, जहां पर अतीक का काफ़ी वर्षों तक आतंक रहा है, लोगों का मानना है। तो चलिए वकीलों से सीधा जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हत्या हुई, मुठभेड़ में हत्या हुई, कैसे देखते हैं? क्या नाम होता है? राघवेंद्र प्रसाद मिश्र एडवोकेट। जी ये बताइए, कैसे देखते हैं जो अतीक पर हमला हुआ, उसको कैसे देखते हैं? हमला हुआ, गलत हुआ, न्यायिक अभिरक्षा में हुआ, हमला नहीं होना चाहिए था। अच्छा। हमला क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सरकार का विषय है। ये जब जांच चल रही है, जांच बाहर आएगी। सरकार निष्पक्ष निर्णय करने वाली सरकार है, जरूर आएगा कि हमला कैसे हुआ। इसमें हमें सरकार की कोई मंशा नजर नहीं आती है। लोग कह रहे हैं कि ये तो एक मुख्यमंत्री की तानाशाही है, जो लगातार कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं उनका हाथ है। तानाशाही तो हम कतई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें जो व्यक्तिगत अनुभव हो रहा है, सरकार जो है वो प्रजातंत्र की सरकार है। तानाशाही कहीं दूर दूर नजर नहीं आती है। ये गलत कहना है लोगों का कि तानाशाही है। भारत सदन में एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो सही कैसे? मिट्टी में मिलाने का अर्थ एक मुहावरा है कि जो मतलब उड़े हैं, जो माफियागिरी है, माफियागिरी मीन्स लोगों को सताना। तो सताने वाली प्रक्रिया को मिट्टी में मिलाने की बात है। मिट्टी में मिलाने का अर्थ अगर लोग ये लगाते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो ये गलत है। 18 राउंड फायरिंग करते हैं तीनों लड़के, लॉलेस हो, वो सनी हो और अरुण हो, तीनों लड़के फायरिंग करते हैं 18 राउंड। उसके बाद वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। फिर इसको कैसे देखते हैं? कैसी मंशा थी उनकी, क्या लगता है? ये शूटर थे, शूटर किसी का नहीं होता है, अपराधी किसी का नहीं होता है। ये वो बोला है तो सरकार को निश्चित तौर से सरकार को टारगेट करने के उद्देश्य से बोला है।
और बाकी ये मैं नहीं मानता हूँ कि वो सरकार से प्रेरित थे, ये मैं नहीं मानता हूँ। क्या लगता है किसकी मंशा हो सकती है इस शूटआउट में? ये तो जांच का विषय है, इसको हमारी जो है संस्थाएं जांच कर रही हैं। अच्छा। वो जल्द ही सामने आप लोगों के आएगा, हम लोगों को भी सामने आएगा, तब उस पर कुछ कहा जाएगा। पुलिस वाले खड़े के खड़े रह जाते हैं और 3 लड़के भून कर चले जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। वो शूटर थे, कोई भी मर जाता उनको कोई फर्क नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अच्छा। वहाँ बहुत से लोग थे, वो फायर खोलने की स्थिति में पुलिस उस समय नहीं थी, इसलिए उसने फायर नहीं खोला। फायर खोलने से ज़्यादा आवश्यक था कि उनको पकड़ना, पुलिस उनको पकड़ लिया है। सरकार की अतीक की दहशत थी प्रयागराज में। अब इससे हम तो अधिवक्ता हैं, हम तो दहशत। देखिए भाई साहब बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं क्या था अतीक को क्या जानते हैं, अतीक के बारे में क्या जानते हैं? भाई मैं तो यही जानता हूँ कि वो एक अच्छे माफिया थे, अच्छे किस्म के मतलब कि नेता भी थे, सब कुछ था। जो जिस दल से रहते थे उस दल का तो गुण यही था। अच्छा। हाँ, तो बस अब था, बाकी और क्या। अब सभी देश दुनिया जानती है कि वो तो अपने को इस समय नंबर 1 का वो डांस समझता था। अच्छा। हाँ, तो बस इसलिए अब था उनका तो। योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति कैसे देखते हैं, बुलडोजर नीति कैसे देखते हैं? वो तो नीत अच्छी है। हाँ, नीत अच्छी ठीक है, है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जो अतीक के साथ हुआ वो कैसे देखते हैं? सही के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है, अतीक के साथ नहीं हुआ है। अब अतीक के साथ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। हाँ, कस्टडी में जो मारा गया है ये बात तो दुखद है थोड़ा सा। कानून के हिसाब से मतलब कस्टडी में अगर उल्लंघन हुआ मानते हैं भाई बिल्कुल, अगर कस्टडी में मारा जा रहा है कोई आदमी तो उल्लंघन तो है ही है। अब बाकी तो जांच पड़ताल से चलेगा जो कुछ होगा। जांच पड़ताल होगी। हाँ बिल्कुल। उनको प्रयागराज से शिफ्ट कर दिया गया है प्रतापगढ़, कैसे देखते हैं? हम नहीं जानते इसके बारे में, मुझे जानकारी है नहीं तो क्या अच्छा, बता। जी देखिए क्या नाम मुझे विजय श्याम पांडे। ये बताइए कैसे देखते हैं जो अतीक पर लगातार हमला हुआ, कैसे देखते हैं उसको? लगातार हमला क्या हुआ? 2-18 राउंड फायरिंग हुई और उस बाद भाई अशरफ दोनों मौत हो जाती है पुलिस की। अस्पताल में अब वो तो कोई बाहरी आदमी आके जो है उसने जो है उसको जो है जो अतीक अहमद का मुंह खुलने से लोग डरे हुए थे, वही लोगों ने हत्या कराई है। वो लोग कराई होगी, अब जो हुआ हो लगता तो यही है। किसकी मंशा लगती है? इसमें अब मनसा जिसका फंसने का डर था वही लोगों ने करवाया है। अच्छा। उसके बयान से, अतीक अहमद के बयान से जो आदमी फंसने वाले थे उन्हीं लोगों ने करवाई है हत्या। कहीं ना कहीं उनको डर था कि अगर अतीक कुछ बोल दिए हमारे बारे में तो हम फंस जाएंगे। हाँ। फंस जाएंगे, इसी फंसने के डर से उन लोगों ने ये सब प्रोजेक्ट किया है। अच्छा। और लेकिन जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो इसकी क्या मंशा हो सकती है? अब ये भी जो आदमी मरवाए हैं वो एक समाज को बदनाम करने के लिए जय श्री राम का नारा भी लगवा दिए होंगे। इंस्ट्रक्शन रहा होगा कि मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगा देना। अच्छा। हाँ जी देखिए एक भाई साहब और हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? शिवम पांडे, वो बोलना चाहते ये इस हत्याकांड को कैसे देखते हैं जो लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग होती है अतीक और अशरफ के ऊपर? पुलिस कस्टडी में, पुलिस खड़ी की खड़ी रह जाती है और 18 राउंड फायरिंग करके वो जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, जी। इस देश में भी सत्यपाल मलिक राज्यपाल साहब ने प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा खुलासा किया है। मैं आप लोग की मूर्खता को नमन करता हूं कि आप लोग एक माफिया के एनकाउंटर को, उसके बेटे के एनकाउंटर को यही दिखाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा खुलासा हुआ है उस पर बात करें। पुलिस वालों को आप कह रहे हैं किसी के बगल में कट्टा गोली चलेगा, आप क्या वो बचाने जाएगा कि भाई के मारा? अभी उमेश पाल के चक्कर में 2 पुलिस वाले ऐसे ही शहीद हो गए, क्या करें, मर जाए सब पुलिस वाले? तो इसलिए इससे अच्छा होगा कि आप लोग सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा खुलासा किया है उस पर बात करें। आप 2 कौड़ी के माफिया को दिखा के क्या किया उसी पर बात किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ी चीज़ है कि ये 2 कौड़ी माफिया बड़ी चीज़ है? और आप बहुत सुनना चाहते, समाजवादी पार्टी पोषित माफिया था, 2006 में नौटंकी किया था, उसमें FIR नहीं लिखी गई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी आती तो FIR लिखी जाती है। तो वो एक खास पार्टी का माफिया था। मुलायम सिंह यादव जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तब उनके खिलाफ FIR नहीं कर पा रहा था कोई। आज सरकार जा चुकी है और जो भी सरकार ने किया वो गलत है। इससे अच्छा होगा कि आप प्रधानमंत्री पर बोले ना। बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त की सरकार बनती है, देशभक्त की सरकार बनती है। उन्होंने राज्यपाल जी से कहा कि हमारी गलती थी जिसकी वजह से जवान शहीद हुए और उसके चुप रहने के लिए कहा। इस पर आप प्रश्न पूछे। ये स्टेट की लॉ फेल्योर है। हाँ, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का ये फेल्योर है कि एक पुलिस कस्टडी में जब सुप्रीम कोर्ट में आप दे चुके हैं कि उसको हम सेफ रखेंगे, उसके बावजूद जब रिमांड पर आप लिए हैं और इस तरह से कैजुअल अप्रोच जब साबरमती से और यहाँ तक ला रहे हो, पूरी फोर्स रख रहे हो, आप खुद आशंका व्यक्त कर रहे हो लॉ एंड ऑर्डर आके कि आप प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कि इस पे झांसी में इस तरह की संभावना है कि असद छुड़ा लेगा, ये कर लेगा। उसके बावजूद एक स्टाफ 8-10 लोगों का स्टाफ जा रहा है, उसको मेडिकल कराने जा रहा है। इतना कैजुअल अप्रोच इस तरह के साथ, जहाँ की आपका रिमांड खत्म हो रहा है, मंडे को कोर्ट में देना है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम का फेल्योरिटी है। वो कौन था, क्या था अपराधी, वो अलग बात है, लेकिन एक पुलिस कस्टडी में उसकी इस तरह से कैजुअलिटी होना, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम की फेल्योरिटी है। अच्छा। हाँ, योगी जी तो कहते हैं भूमाफियाओं को मिट्टी मिला देंगे, तो कैसे देखते हैं इसको? अरे योगी जी भूमाफियाओं को मिटा दें, जोन करना है वो करें,
लेकिन स्पेसिफिक उसका एक जो सपा की तरफ से ये डिमांड हो रही है कि ये टोटल 10 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट जारी करें, और उसमें वो क्यों नहीं लिस्ट जारी की जाती है कि उसमें वो ये बात खत्म हो जाए कि ये एक स्पेसिफिक वर्ग से नहीं, कॉमन लोगों भी उसमें आ रहे हैं तो उनको साथ भी किया जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या लगता है व्यक्ति विशेष या समुदाय को देखकर किया जा रहा है? कुछ नहीं, ये इस पे कोई कमेंट नहीं कि ये व्यक्ति विशेष से मतलब ही नहीं, अपराधी अपराधी है, इसमें उसमें व्यक्ति विशेष कहाँ से आ गया। हाँ। तो उमेश पाल के कांड को कैसे देखते हैं? जो उमेश पाल का होता है, फिर उसके पहले राजू पाल हत्याकांड होता है। उमेश पाल हत्याकांड का ये रीमेक्स हो गया, वो लाइव टेलीकास्ट उसमें भी हुआ, इसमें भी लाइव टेलीकास्ट हुआ। अच्छा। ये रीमेक्स हो गया। वो अपराधियों के द्वारा हुआ, यहाँ सिस्टम के फेलियोरिटी के द्वारा लाइव टेलीकास्ट हुआ। अच्छा, हाँ। तो योगी जी की नीति को कैसे देखते हैं? जो बुलडोजर वो नीति चलाते हैं, कहते हैं वो भूमा अलग इशू है। जब केवल आप इस इशू पर बात कर रहे हो कि ये जो इनका जो कैजुअलिटी हुई, ये कैजुअलिटी हुई, जो ये पुलिस कस्टडी में जो कैजुअलिटी हुई, ये कैजुअलिटी ये निग्लिजेंस है हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों का, कि हमको उसको प्रॉपर वे में लेना चाहिए। इतना कैजुअल अप्रोच में उसके लिए जुडिशियल कमीशन आया है। ये सब 2 महीने में रिपोर्टें आएंगी, पता चलेगा कि क्या है। लगता है ये साजिश थी जो हत्याकांड होता है? क्या लगता है वो साजिश थी अतीक और अशरफ की? नहीं, कोई साजिश, कोई कमेंट नहीं। ये साजिश नहीं कहा जा सकता है कि वो अपराधी था। ये 50 तरह के अपने अपराधी भी पैदा किया था। ये गैंगवार भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। ये तो कमीशन की रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। वो तो ये इसी से पता चला कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी। उसी से सब पता चलता है कि कोई षड्यंत्र था। वो जय श्री राम के नारे वगैरह उसी से इंगित करता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसके लोग थे कि कौन थे, ये सब चीज़ें थी। उसमें कोई स्टेट की हमारे व्यू से यही है कि स्टेट को रिस्पांसिबल होना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट में वो ऑलरेडी वो का आशंका व्यक्त कर चुका था कि हमारा वहाँ जान पे खतरा है, और आप पुलिस कस्टडी में उसको आप दिन भर इधर उधर ले जा रहे हो, तो 8 लोगों का ही केवल स्टाफ आप उसको मेडिकल चेकअप के लिए इतना कैजुअल अप्रोच से ले गया। प्रेस वाले उसके इतने नज़दीक उसको लगातार लगे रहे। तो आप प्रेस की दूरी मेंटेन रखनी चाहिए थी। जब आपको रिस्पांसिबल हैं कि आप कोर्ट के प्रति जवाबदेह हैं कि उसको हमको सुरक्षित कोर्ट में पेश करना है, तो ये सिस्टम की। चलिए, ये वकीलों के बीच में थे और उनकी राय थी इस कांड को लेकर। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।